क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम बिल्कुल चैप्टर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना। हम ऑलरेडी मेल और फीमेल ऑर्गन्स को समझ चुके हैं। हम देख चुके हैं ओवरी के बारे में, टेस्टिकल्स के बारे में देख चुके हैं हम। ठीक है ना। हमने मेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है उसको देखा हमने, फीमेल गैमेटोजेनेसिस क्या होता है उसको देखा हमने। ठीक है। और इस वक्त हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अब आज के लेक्चर में मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि कई सारे लोगों ने एक चीज को उठाया, एक इशू उठाया। उन्होंने कहा कि भाई नीट में जो है वो सिलेबस कम हो सकता है, 30% तक सिलेबस कम होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी स्कूल्स इस साल स्कूल्स जो है वो जनरली लग नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी लंबा समय कोविड-19 के चलते जो है स्कूल्स को अभी ऑफ रखा गया है। तो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते सीबीएसई बोर्ड ने जो है वो अपना सिलेबस कम किया उन्होंने, ताकि 11th और 12th के बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है। तो कई लोगों का बोलना है कि इसका इफेक्ट जो है वो नीट 2021 पर पड़ेगा, जिसके चलते 30% सिलेबस कम हो सकता है केवल इस साल के लिए। हमेशा के लिए कम नहीं होगा, केवल इस साल के लिए, ऐसा लोगों का बोलना है। ठीक है। मैंने बहुत देखा, पर मुझे ऑफिशियल कहीं पे कोई कंफर्मेशन इस चीज का नहीं मिला। यह बात अलग है कि एक प्रपोजल है इसका, लेकिन प्रपोजल जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको नवंबर 2020 में के, यानी नवंबर के महीने में आपको मालूम चलेगा सिलेबस बढ़ा है या घटा है। ठीक है, या सेम रहा है। सुनना मेरी बात के, तो क्या नवंबर तक हम इंतजार करते रहे बैठ के, पढ़ना छोड़ दें हम? ठीक है। तो ये बेवकूफी मत कीजिए बिल्कुल भी कि सिलेबस कम होगा। तो किसी ने लिखा वीडियो के नीचे पिछले बार, सर तो देखो एक तरफ एनटीए सिलेबस कम करने जा रहा है और एक तरफ सर पढ़ाई चले जा रहे हैं, डीप में पढ़ा रहे हैं। तो मत पढ़ो ना भैया, काय को क्यों पढ़ना चाहते हैं आप आगे के डीप में? अपनी ये इतना नीट का लेवल चाहिए? आपको क्या लगता है लड्डू है नीट के? आपको क्या लगता है नीट का एग्जाम जो है मजाक है? ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे आप? आपको एग्जाम निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा के। कंफर्ट जोन से बाहर निकले बगैर एग्जाम नहीं निकलेगा के। थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे और सिलेबस कम हो गया तो क्या कोई नुकसान है? और कम पढ़ लिया और सिलेबस वैसा का वैसा रह गया तो खेल लग जाएगा भाई, है ना। तो ये मजाक मत कीजिए, है ना। मतलब मेरे से तो बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आपके लिए, मतलब कोई आदमी पागल ही होगा जो एक लिमिट के ऊपर जाके आपको जो है वो हर चीज को समझा के पढ़ा रहा होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि क्या एग्जाम में आने वाला है, क्या एग्जाम में आता है। ठीक है। तो अपने आपको का काम है कमांड को मानना और पढ़ना। ठीक है। जो होगा हम देखेंगे नवंबर में सिलेबस। देखिए उसमें कई वेबसाइट पे उन्होंने बोल दिया है कि ये वाला चैप्टर कम होगा, ये कम होगा। अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, क्लियर कर दो के, है ना। कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं बेटा अभी, इसलिए जो है एकदम अभी जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मतलब मैं अभी वही चैप्टर उठा रहा हूं जिनको चाहकर भी सिलेबस से हटाया नहीं सकते हैं, जिनको चाह कर भी सिलेबस से हटाया नहीं जा सकता है। हम वही चैप्टर पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चिंता मत करो आप कि मेरे को समझ है इतनी, है ना, कि हमारा पढ़ा हुआ जो है खराब नहीं होगा। चिंता मत कीजिए। ठीक है। लेकिन ऐसे एक आदमी कहीं खबर बोलता है, आप लेके दौड़ने लगते हो उसको, इसकी बजाय पढ़ने पर फोकस कीजिए। चलिए, तो हर बार लेक्चर के पहले डांटना जरूरी है क्या? हाँ, चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर में। ठीक है। तो देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम ऑलमोस्ट काफी आगे तक हम आ चुके हैं और काफी सारी चीजों को हमने यहां पे समझा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे आंसर करेंगे इन प्रश्नों के। आपको ये बताना है कि पहली वाली इमेज में ये हार्मोन कौन सा, मैंने इसको ए लेवल कर दिया है मैंने, और इसको मैंने बी लेवल कर दिया है। ठीक है ना। ये ए और बी हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं वो कौन से हार्मोन है? ठीक है। और यहां पर मैंने लेवल कर दिया है सी और डी, जो ओवेरियन हार्मोन है सी और डी। ठीक है। ये हार्मोन कौन से आपको बताना है। तो ए बी सी डी को पहचानिए। क्लियर। और देखो, नकल नहीं करना है, कॉपी पलट कर नहीं देखना है, नकल नहीं करना है, एनसीईआरटी का इमेज भी नहीं देखना है, समझ गए? ठीक है।
अपनी मेमोरी के हिसाब से दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए कि कौन सा हार्मोन ये हो सकता है। यानी ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, सी क्या हो सकता है और डी क्या हो सकता है। और मुझे मालूम है आप 99.99% बच्चे इसका आंसर सही करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है हमने इसको, रटा नहीं है हमने इसको, रटते तो गड़बड़ आती थी क्या, ठीक, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ है इसको, तो गलती तो होना नहीं चाहिए बेटा, है ना, ठीक है। चलिए फिर हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें हमने देखा, ये भी देखा था पिछली क्लास में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो चीजें एक साथ चल रही होती है, एक तो ओवेरियन साइकिल चल रहा होता है, एक यूट्राइन साइकिल चल रहा होता है। मतलब द चेंजेस हैपेंस इनसाइड द ओवरी। ओवरी में हमने कहा कि फॉलिकुलर फेज है, ओव्यूलेशन है, देन द प्रोलिफरेट, फिर मैंने क्या आपसे कि जो है वो लूटियल फेज है के, मतलब फॉलिकुलर फेज है, ओवुलेशन है, लूटियल फेज है के। और हमने क्या देखा, हमने यूट्रस में क्या देखा, हमने देखा प्रोलिफरेशन फेज को देखा हमने यहाँ पे के, हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल फेज है, प्रोलिफरेशन फेज होता है, इसके बाद हमने देखा सिक्रेटरी फेज होता है, ठीक है ना, क्लियर, चलिए, है ना। तो अब देखिए, अब एनसीईआरटी का जो एक एनसीईआरटी में एक इमेज दे रखा है बेटा, उस इमेज के मैंने 3 हिस्से अलग अलग मैंने काट दिए, एक बड़ा सा इमेज रखा है, लास्ट में हम कंप्लीट इमेज को भी देखेंगे। अब है काम करता हूं मैं आपको पहले कंप्लीट इमेज दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ये एनसीईआरटी का फिगर नंबर 3.9 है। क्या है बेटा, ये फिगर नंबर 3.9 है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वेरियस इवेंट्स होते हैं, उनका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यहां पर दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके पहले समझते हैं क्या परिवर्तन क्या हुआ होगा, ठीक है। देखो बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या हो रहा है, क्या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट हैपेंस इनसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो है जैसे ही जब मेंसेस की शुरुआत हुई, मतलब उस समय ईस्ट्रोजन का लेवल काफी कम था और लो ईस्ट्रोजन लेवल ने ब्रेन को स्टिमुलेट किया, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन पहुंची कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम है, क्योंकि ये फीडबैक सिस्टम पे काम करता है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल जब कम रहा तो ब्रेन की जो के अंदर जो प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि, वो पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसको मालूम चला कि अरे ईस्ट्रोजन का लेवल तो काफी कम हो चुका है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब ईस्ट्रोजन कहां बनता है, ईस्ट्रोजन बनता है ओवरी के अंदर डेवलपिंग फॉलिकल से बनता है। तो कहा ब्रेन ने कहा कि काम करो भाई, वो जो फॉलिकल्स है उनको थोड़ा डेवलप करने में रोल प्ले करो, उनको डेवलप करवाओ फॉलिकल को। ब्रेन ने बोला, पिट्यूटरी ग्लैंड ने बोला कि भैया एक काम करता हूं, मैं एक केमिकल रिलीज करता हूं, उस केमिकल का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लेवल सडनली बढ़ा, इसको रिलीज करता हूं। और ये केमिकल क्या काम करेगा, ये केमिकल काम करेगा फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो मैच्योर होना शुरू करें, और जब फॉलिकल मैच्योर होना शुरू करेंगे तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा। जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो एफएसएच का लेवल नीचे की ओर घटने लगेगा। क्यों घटा बेटा ये लेवल, इसका इसलिए लेवल घटा क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो एफएसएच का लेवल घटेगा, क्योंकि जो है ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तब, और इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना हो तब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत पड़ती है, और फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करोगे तो ईस्ट्रोजन निकलेगा, है ना बेटा। और हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करेगा, ठीक है। ठीक, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा तो फॉलिकल स्लो हो जाएंगे, फॉलिकल स्लो होगा तो ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन कम होगा तो फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। मतलब ये साइकिल लगातार चलता रहता है कि, इसलिए आप देखिए डाउन हुआ कि अब ये यहां पर इसका मतलब ये जहां जहां आपको एफएसएच नीचे की ओर दिखाई पड़ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ईस्ट्रोजन का लेवल यहां पर बढ़ रहा है। सडनली हमने देखा कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो मोर ईस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड के, तो जब सडनली हमको लगा कि एक फेज में कि वी रिक्वायर्ड मोर ईस्ट्रोजन, तो एफएसएच का लेवल फिर से बढ़ा एक बार के, तो एक पीक यहां पर एफएसएच का एक पीक यहां पे आया, देन उसके बाद ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा, फिर इसका जो है वो इसका ग्राफ नीचे गिरा के, और मेंसेस के आखिर में हम देख रहे हैं कि ग्राफ इसका बढ़ने लगा। ये एफएसएच के, इसका काम किस पर है, ये फॉलिकल पे काम करता है के। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा ल्यूटिजाइंग हार्मोन जो है एलएच जो है ये किस पे का, ये क्या काम करता है, ल्यूटिजाइंग हार्मोन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, और ग्राफियन फॉलिकल को जो है वो एक्टिवेट करता है कि वो ओव्यूलेशन कर दे, सेकेंडरी oocyte को जो है वो रिलीज कर दे, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाए। तो ये ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन करवाता है और उसको कार्पस लूटियम में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोला, ल्यूटिजाइंग हार्मोन बोला इसको हमने, ठीक है। हमने कहा देखिए ल्यूटिजाइंग हार्मोन के शुरू में इसका लेवल कम होता है, धीमे धीमे लेवल बढ़ता रहा इसका, और जस्ट 24 आवर बिफोर द ओव्यूलेशन के ठीक 24 घंटे पहले इसका लेवल जो है ऊपर बढ़ा, ठीक है, एकदम सर्ज पे गया। हमने क्या बोला, हमने एलएच सर्ज कहा इसको हमने, ठीक है,
और इस समय क्या होगा, ओवुलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद इसका लेवल नीचे गया और गिरने लगा लेवल इसका, ठीक है ना। फाइनली इसका लेवल नीचे आ गया, ठीक है। और ये LH देखने मिला। ये दोनों हार्मोन कहां से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, क्लियर। तो एफएसएच का संबंध किससे, फॉलिकल से, ईस्ट्रोजन से। एलएच का संबंध किससे, एलएच का संबंध किससे बेटा, वो ओवुलेशन से, कार्पस लुटियम के बनने से। और कार्पस लुटियम बनेगा तो किसको रिलीज करेगा, वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा वो, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम कहां पर, अब आते हैं हम ओवरी के अंदर, आते हैं यूट्रस के, हम ओवरी के अंदर आके बात करते हैं, ओवरी के अंदर बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा थोड़ा स्लो पढ़ेंगे पर समझते हुए पढ़ेंगे, ओवरी के अंदर। अब देखिए एफएसएच के इफेक्ट से क्या हुआ कि फॉलिकल डेवलपिंग फॉलिकल लगातार डेवलप कर रहे हैं और वो मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिए। मजे की बात यह है कि ईस्ट्रोजन जो है, जो डेवलपिंग फॉलिकल है, दे आर द गुड सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर डेवलपिंग फॉलिकल ही ईस्ट्रोजन को क्यों रिलीज करते हैं, एक मैच्योर फॉलिकल रिलीज क्यों नहीं करता है, ऐसा क्या है इनके पास में, हम वो भी देखेंगे अभी कि ऐसा क्या है इनके पास में, ठीक है। अभी सिंपल सी बात मैंने ये कहा आपसे कि जो डेवलपिंग फॉलिकल है दे रिलीजेस द ईस्ट्रोजन, वो ईस्ट्रोजन में विशेष तरह की कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, और वो ईस्ट्रोजन को जो है वो रिलीज करते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या देखा हमने, कहा कि जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे हमने कहा कि ईस्ट्रोजन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है लेवल इसका, ये देखिए पीक पर लेवल पहुंचा इसका, ठीक है। अब जैसे ही ओवुलेशन हुआ ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम झटके से ड्रॉप किया हुआ, क्योंकि अब फॉलिकल जो है वो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा वो, क्योंकि कार्पस लुटियम बन चुका होगा, ठीक है। ये कब, जैसे ही ये कम हुआ तो अब क्या हुआ, एफएसएच का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, तो उसके चलते फिर ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन फिर से बढ़ गया, तो ऐसा आपको देखने मिला, ईस्ट्रोजन में आपको ऐसा देखने मिला। प्रोजेस्टेरोन की बात करें आप तो जब तक फॉलिकल डेवलप होते रहे प्रोजेस्टेरोन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चलता रहा एसेट के। और जैसे ही जो है ग्राफियन फॉलिकल कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हुआ और देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो पीक पे चला गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक पे चला गया, फिर जो है कार्पस लुटियम रिग्रेस होने लगा, वो जो है वो इन्वॉल्यूट होने लगा, संकुचित होकर कार्पस एल्विकेंस में कन्वर्ट होने लगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर से घटने लगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, कब बढ़ा कब घटा, ये बेटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बूस्टर शीट में दे दूंगा इसके, कुछ मैं आपको डीपीएस में दे दूंगा, मैं कुछ आपको टेस्ट में पूछ लूंगा मैं, तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग में एकदम क्लियर रहेगा कि ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो आंसर क्या करना। और मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो उसमें जो है वो 100 में से 70-80 बच्चे गलत करके आते हैं, और हमको सही करके आना बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये हमको बात समझ। अब यूटेरस के अंदर क्या हो रहा है, अब यूटेरस के अंदर ये होता है कि यूटेरस के अंदर देखेंगे तो मैंने कहा आपसे कि डे 1 to डे 5 जो है वो मेंस्ट्रुएशन है इसमें के, फिर इसके बाद फॉलिकुलर, हमने कहा कि ये फॉलिकुलर फेज है। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज होती है, यहाँ पे मतलब ओवरी के अंदर ये फॉलिकुलर फेज है और यूट्रस के अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज है। मैंने कहा ना यूट्रस के अंदर क्या है, फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, यहां पर एंडोमेट्रियम बन रहा है, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, वर्धन करने वाली अवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद ये 14th डे पे क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, और उसके बाद ओवुलेशन के बाद यहाँ पे यूट्रस में हम क्या बोलते हैं, उसे सिक्रेटरी फेज कहते हैं या लुटियल। ओवरी में बोलते हैं लुटियल फेज और यूट्रस में बोलते हैं उसको हम सिक्रेटरी फेज, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं एंडोमेट्रियम अपने आपको मेंटेन रखता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, इस इमेज को ध्यान से देखिए और बतलाइए कि सबसे अधिक मोटी एंडोमेट्रियम के, सबसे अधिक थिक एंडोमेट्रियम आपको किस अवस्था में देखने मिलेगी। माय क्वेश्चन इज दैट कि थिकेस्ट एंडोमेट्रियम कैन बी सीन इन, के सबसे मोटी एंडोमेट्रियम कब देखने मिलेगी। ऑप्शन ए है मेंस्ट्रुएशन फेज में, ऑप्शन बी है प्रोलिफरेटिव फेज में, ऑप्शन सी है सिक्रेटरी फेज में। क्या आंसर हो गया, वेरी गुड। आपने बोला कि सर डायग्राम में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, सिक्रेटरी फेज में आपको सबसे अधिक डेवलप जो है वो एंडोमेट्रियम देखने मिलेगी। किस अवस्था में एंडोमेट्रियम शेड करेगी, झड़ जाएगी, मेंस्ट्रुएशन फेज में वो झड़ जाएगी। किस अवस्था में एंडोमेट्रियम की लगातार मोटाई बढ़ती चली जाएगी, लगातार वो थिकनेस को बढ़ाता चला जाएगा, आंसर इसका होगा बेटा प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर, ये सब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो इस कंप्लीट इमेज को बेटा आप बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना इसका तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। आपको बेटा कुछ भी इसमें समझ में ना आए ना तो मुझसे पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है, 3 बार बताऊंगा, 4 बार, लेकिन समझे बगैर आगे नहीं बढ़ना हमको, है ना, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर निकल थोड़ा डिटेल में आके देखते हैं इसमें, क्योंकि अब ये डिटेल क्यों, क्योंकि इसके बगैर एमसीक्यू नहीं बनेंगे भैया, है ना, और एमसीक्यू तो बनना चाहिए। ठीक, द फॉलिकुलर फेज की बात करें, द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग विच फॉलिकल्स इन द ओवरी मैच्योर। के देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो अवस्था को हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं जब ओवरी के अंदर फॉलिकल परिपक्व होने की शुरुआत करते हैं। ठीक, और ये अवस्था कब खत्म होती है, जैसे ही ओवुलेशन हुआ फॉलिकुलर फेज खत्म हो गई। भाई फॉलिकुलर फेज के बाद क्या आता है, ओवुलेशन होगा, ओवुलेटरी फेज आएगा, देन दी इसके बाद क्या आएगा बेटा, लुटियल फेज आएगा। ठीक है, वेरी वेरी, अब ये क्वेश्चन एग्जाम का डायरेक्ट एमसीक्यू एग्जाम में के, द मेन हार्मोन कंट्रोलिंग दिस स्टेज इज ईस्ट्रेडियोल। ईस्ट्रोजन की बात करें के, कौन सा हार्मोन है बेटा, ईस्ट्रेडियोल। के इस समय पूरा कुछ है, यहां पर जो मेन हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन होता है, क्योंकि डेवलपिंग फॉलिकल जो होते हैं लगातार वो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन को वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है ना, देयर आर सेवरल स्टेप्स in the process of follicular development that occurs in the follicular phase। के जब फॉलिकल डेवलप होते हैं तो कई सारी हमको अवस्थाएं देखने मिलती हैं उनमें के, यानी कुछ हमको परिवर्तन देखने मिलता है। जैसे कि देखो, हमें मालूम है ओवरी के अंदर कई सारे प्रीमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर कई सारे प्रीमोर्डियल या प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट हैं, वो और सबसे पहले उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, उनको इनिशिएट करना पड़ता है कि कुछ फॉलिकल को जो है वो इनिशिएट क्या आता है कि भाई तुमको अब काम करना शुरू करना। और ये इनिशिएशन करता कौन है, कौन सा हार्मोन करता होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट करना मतलब चालू करना, फॉलिकुलर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ना। बार बार बोल रहा हूं, याद रखना बेटा, भूलना नहीं इसको। ठीक है, इनिशिएट क्या, रिक्रूटमेंट एंड प्रोग्रेशन। अब उसमें से कई सारे फॉलिकल में से कुछ फॉलिकल को डिसाइड कर लिया गया कि इनको मैच्योर करना है, और ऐसा होता है बेटा एक बार में एक नहीं। अब आप बोलोगे सर ये तो हजारों लाखों की संख्या में फॉलिकल होते हैं, तब भी जो है 400 ओवुलेशन ही क्यों होते हैं फीमेल्स में, क्योंकि कई सारे फॉलिकल ऐसे ही बर्बाद चले जाते हैं। तो 5-7 फॉलिकल जो है वो काम करना शुरू किए एक साथ, उनको जो है रिक्रूट कर दिया गया, भी तुमको डेवलप होना है, प्रोग्रेशन शुरू किया उनके। फिर प्री ओवुलेटरी मैच्योरेशन, ओवुलेशन के पहले इनका मैच्योरेशन होता है। तो एक आधा ही फॉलिकल ऐसा होता है जो प्रॉपर्ली डेवलप हो पाता है, बाकी सब प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो प्रॉपर्ली डेवलप होता है उसका ओवुलेशन होता है। ठीक है, क्लियर। ये मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। मैंने कहा आपसे कि सब फॉलिकुलर फेज में सबसे पहले फॉलिकल को इनिशिएट करना पड़ता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिशिएट करता है, और वो जो है वो अपने आप को छांट लेते हैं कि भाई किसको अगले फॉलिकल में डेवलप होना है, और वो फॉलिकल डेवलप होना शुरू करता है वो। ठीक है ना, देखिए, है ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फीमेल्स हैं महिलाओं में जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग वेरी भी करता है। ठीक है ना, मेरे पास एक मशीन है, एक्चुअली हम अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं। आई है मशीन, जिसमें कि मैं क्या करता हूं, उसमें मैं अपना, मेरे पास जो क्लिनिक में मशीन है उसमें मैं ना बॉडी का वेट लेने के अलावा, बीएमआई लेने के अलावा मैं ये भी पता लगा लेता हूं उसमें कि बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट बॉडी के अंदर फैट प्रेजेंट है। ठीक है ना, ठीक, बॉडी के अंदर जो है वो आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, आपकी बॉडी मसल्स का मास कितना है, ठीक है, फैट का मास कितना है, वाटर कंटेंट बॉडी में कितना है, ये भी मालूम चल जाता है उसमें। ठीक है, ये भी मालूम चल जाता है उसमें कि यदि फीमेल है, आपने फीमेल सेलेक्ट किया मशीन में, तो मशीन ये भी बता देती है कि ये प्रोबेबली लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल की किस अवस्था में वो फीमेल हो सकती है के। और ये कैसे बताती है मशीन, वो बॉडी का टेम्परेचर रीड करके। मतलब उसके अंदर जो है वो तमाम अरे उसकी पूछा भी नहीं गया, जो व्यक्ति है उससे पूछा भी नहीं गया है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में, लेकिन मशीन ने बता दिया है कि भाई जो है इट इज इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये मालूम चल जाता है उससे। कैसे, वो बॉडी टेम्परेचर को रीड कर सकती है मशीन। ठीक है ना, क्लियर। तो हम क्या देखते हैं, हमने कहा कि ये बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है ये भी वेरी करता है। यहाँ पे देखिए आप ना ये फॉलिकुलर फेज में रहा, ये आपने कहा ओव्यूलेशन से, फिर आप देखिए कि ये लुटियल फेज में ये टेम्परेचर ऊपर बढ़ गया, मतलब ये प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो हायर साइड पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो है वो फॉलिकल लगातार ग्रो करते हैं। देखिए लगातार फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं और फाइनली यहां पर ओव्यूलेशन हुआ है और ये कार्पस लुटियम बन जाता है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए देखिए, मैंने कहा फॉलिकुलर फेज
जो है वो एक से ना डे 1 से डे 7 तक चलता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब जो है एंडोमेट्रियम झड़ रहा होता है तब फॉलिकुलर फेज की शुरुआत ओवरी के अंदर हो चुकी होती है। ठीक है, तो क्या देखा हमने कहा प्राइमरी फॉलिकल को जो है वो डेवलप किया गया, उसको इनिशिएट किया गया, तो कुछ प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदले लेकिन वो प्रॉपर नहीं थे, तो वो एट्रेजिया हो गया उनका। एट्रेजिया का मतलब है नष्ट हो गए, वो खत्म हो गए वो। ठीक, कुछ फॉलिकल ऐसे थे जो डेवलप होना शुरू हुए और वो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल का प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ, तो वो सिलेक्ट होकर आगे बढ़ गए, मतलब वो टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए। कुछ फॉलिकल ऐसे हैं जो टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं हो पाए, उनका एट्रेजिया हो गया। मतलब एक साथ कई सारे फॉलिकल काम शुरू करते हैं, कुछ फॉलिकल ठीक से काम नहीं कर पाते, उनको रास्ते में से हटा देते हैं, जो सही से काम करता है वही आगे बढ़ पाता है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए आप कि फॉलिकुलर फेज में हो क्या रहा है, ये हार्मोन्स का हम इफेक्ट देख रहे हैं। मैंने क्या कहा आपसे, देखिए जो फॉलिकल है, जो फॉलिकल है, फॉलिकल्स में क्या है बेटा, फॉलिकल्स में जो है वो थीका सेल्स होती है, उसमें ग्रेनुलोसा सेल, हमने पढ़ा ना फॉलिकल्स में बकायदा जो है लेयर है, सेल जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर होती है, जो कवर आवरण होते हैं, और वो लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट के, तो जो फॉलिकल्स के पास में जो थीका सेल होती है, जो फॉलिकल्स के पास में थीका सेल होती है, दूसरी ग्रेनुलोसा सेल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉलिकल्स के जो भी ओवेरियन फॉलिकल हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल हैं उनमें प्रेजेंट जो ग्रेनुलोसा सेल होती है, ग्रेनुलोसा सेल होती है, ये क्या बनाती है बेटा, ये बनाती है जो है वो एंड्रोस्टिनोडियन के, एंड्रोस्टिनोडियन बनाती है, एंड्रोस्टिनोडियन बनाती है। और ये एंड्रोस्टिनोडियन जो है वो एरोमेटेज में कन्वर्ट होता है और एरोमेटेज ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है क्या, और ये तो मतलब जो ओवेरियन फॉलिकल के अंदर भी वो कौन सी सेल्स हैं जो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है, जो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है, तो वो सेल होती है बेटा, कौन सी होती है, वो ग्रेनुलोसा सेल होती है के। और ग्रेनुलोसा सेल जो है वो क्या काम करती है, वो एंड्रोस्टिडियन को जो है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है के। अब ये एंड्रोस्टिडियन कहां से आता है, तो जो फॉलिकल के पास थीका सेल होती है ना, जो फॉलिकल में थीका सेल होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती हैं डेस्मोलेस की हेल्प से, डेस्मोलेस की हेल्प से कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है किसमें, वो एंड्रोस्टिडियन में कन्वर्ट करती है। और ये एंड्रोस्टिडियन जो होता है इसका ग्रेनुलोसा सेल इस्तेमाल करती है और ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। और ये हाई ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जो होता है वो ओवुलेशन के लिए ओवरी को तैयार करता है। और एलएच का हाई लेवल, मतलब जब कभी जो है वो आपने देखा होगा गौर से कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम हार्मोन का कर्व देख रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैंने आपसे कहा था कि ये एलएच सर्ज, ये मैंने कहा ये डे 14 पे ये एलएच सर्ज है, एलएच का लेवल बढ़ गया। लेकिन आपने गौर से ये भी देखा होगा आपने कि ईस्ट्रोजन का लेवल भी जो है वो बढ़ा हुआ यहां पे दिखाई पड़ता है। मतलब ये कि हाई ईस्ट्रोजन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ओव्यूलेशन, लेकिन एलएच इज डोमिनेटिंग हार्मोन, एलएच जो यहां पे डोमिनेट करके हार्मोन होता है। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, और इंटरेस्टिंग बात ये होती है बेटा कि जो इनहिबिन है, जो इनहिबिन है, जो केमिकल इनहिबिन है, वो भी कहां से निकलता है, जो इनहिबिन केमिकल है वो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करता है एलएच और एफएसएच को रिलीज करने के लिए। एंड देयर इज अ केमिकल जिसको हम इनहिबिन कहते हैं। और याद करना, इनहिबिन सर्टोली सेल से भी निकल रहा था मेल के अंदर, कि यहां पर कहां निकल रहा है, वो फॉलिकल की ग्रेनुलोसा सेल से इनहिबिन निकलता है। और इनहिबिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस करता है और एलएच और एफएसएच के रिलीज होने को वो कम करता है बेटा। ठीक है ना, याद रखना इसको। तो इनहिबिन कहां से निकलता है, एग्जाम में पूछा गया है, वो फॉलिकल की ग्रेनुलोसा सेल से निकलता है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं ओवुलेशन की। हम ओवुलेशन का मतलब द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज। एक्चुअली में एग की बजाय क्या निकलता है यहां पे, सेकेंडरी oocyte, टेक्निकली सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है ना, इन ह्यूमंस दिस इवेंट ऑकर्स व्हेन द ओवरियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte। आफ्टर ओवुलेशन ड्यूरिंग द लुटियल फेज द एग विल बी अवेलेबल टू फर्टिलाइज बाय स्पर्म। के ओवुलेशन के बाद में जो सेकेंडरी oocyte होता है उसको स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है। तो यहां पर जो हम एग वर्ड यूज करते हैं, इट इज नॉट ट्रू, इट इज एक्चुअली द सेकेंडरी oocyte। इन ह्यूमंस ओवुलेशन ऑकर्स अबाउट मिडवे थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द फॉलिकुलर फेज। मैंने कहा आपसे कि 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे को क्या होता है, ओवुलेशन होता है। 14th डे को ओवुलेशन होता है। ठीक है ना, फॉलिकुलर फेज के बाद में ओवुलेशन होगा, देन उसके बाद क्या शुरू होगा, लुटियल फेज की शुरुआत होगी। ठीक है, The few days surrounding ovulation, approximately day 10 to 18 of the 28-day cycle, constitute the most fertile phase. के very IMP के मतलब ये ओवुलेशन के आसपास का समय जो होता है वो फीमेल के लिए सबसे अधिक फर्टाइल टाइम होता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 10
मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 10 से लेके डे 18 जो होता है, इट इज द मोस्ट फर्टाइल टाइम पीरियड के। इस समय कंसेप्शन होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं। इस समय जो है वो कि इस समय दी जो है वो इंसेमिनेशन होता है, इस समय जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, तो प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। जो लोग, जो कपल इनफर्टाइल होते हैं, जो कपल के बच्चा नहीं हो रहा था काफी लंबे समय से, तो सबसे पहला काम डॉक्टर क्या करता है, उनको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझाता है। जो लेडी डॉक्टर समझाती है उनको और बताती है कि दिस इज द राइट टाइम पीरियड, जिसमें कि यदि आप जो है वो कॉपुलेशन करते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हैं, तो वहां पर जो है वो उस समय इंसेमिनेशन करने पर जो है वो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। इट इज दी डे 10th टू डे 18th ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। भूलना नहीं है, याद रखना है आपको। के अगले चैप्टर में भी ये चीज काम आएगी। क्लियर। ईस्ट्रोजन लेवल पीक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज के, फॉलिकुलर फेज के अंत में जो है वो, फॉलिकुलर फेज के अंत में ईस्ट्रोजन का लेवल सबसे पीक पे होता है, क्योंकि उस समय तक लगातार फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है और डेवलपिंग फॉलिकल लगातार ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है ना। और इसी समय पर जो है हम देखते हैं ओवुलेशन के समय हम क्या देखते हैं कि जो LH है और FSH है उनका लेवल भी अचानक से बढ़ जाता है। देयर इज सर्ज ऑफ LH एंड FSH लेवल। ठीक है ना। ग्राफ में देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिए, है ना। यानी हम ग्राफ में बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं कि ओवुलेशन के पहले आप देखिए ना कि LH का लेवल तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन FSH का लेवल भी बढ़ गया। FSH का लेवल, यानी जो नीचे ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये वाला ग्राफ किसका है, ये ग्राफ जो है वो दिस इज द ग्राफ जो FSH को शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है LH को के। दोनों का मैं सर जाया, दोनों का लेवल बढ़ गया के। और मैंने क्या कहा आपसे कि फॉलिकुलर फेज के अंत में के तक जो है ईस्ट्रोजन का पीक, ये जो है ये क्या है, ये ईस्ट्रोजन के, ईस्ट्रोजन का जो है वो पीक रहता है के सबसे, क्योंकि इस समय तक लगातार फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है, तो मैक्सिमम ईस्ट्रोजन यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और लुटियल फेज में जो डोमिनेट करने वाला हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। क्लियर। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, हम फॉलिकुलर फेज में हमने देखा यहाँ पे किस प्रकार से जो है, तो देखो ये हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं इसको हम, तो एक बार हम समझ रहे हैं इसमें कि देखो क्या हुआ बेटा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने FSH रिलीज किया, FSH ने काम किया जाकर ग्रेनुलोसा सेल पे काम किया, और LH ने थीका सेल पे जाके काम किया। थीका सेल ने कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट किया एंड्रोस्टेडियोन में, और एंड्रोस्टेडियोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट किया ग्रेनुलोसा सेल में के। और देख रहे हैं आप, और ग्रेनुलोसा सेल ने साथ में इनिबिन को भी रिलीज किया, जो FSH और LH के लेवल को काउंटर करता है, उसे जो है वो फीडबैक कंट्रोल करता है उसका। ठीक है। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. नाउ कम टू द लुटियल फेज की बात करते हैं। द लुटियल फेज इज द लेटर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओवुलेशन के बाद की अवस्था होती है, क्योंकि इस समय ग्राफियन फॉलिकल कार्पस लुटियम बन चुका होता है। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम। इसकी शुरुआत कार्पस लुटियम के बनने के साथ होती है, और इसका अंत कैसे होता है, यानी लुटियल फेज के अंत दो तरह, देयर आर 2 पॉइंट, दो प्रकार से होता है। एक तो ये होता है कि प्रेगनेंसी हो जाए, तो जो यथा स्थिति है वो बनी रहेगी। यदि प्रेगनेंसी हो गया तो अब एंडोमेट्रियम शेड नहीं होगी, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे ऑपरेट नहीं होगी, वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर। या फिर लुटियोलाइसिस हो गया, मतलब कार्पस लुटियम डैमेज होना शुरू किया। कार्पस लुटियम, अब आप बोलोगे सर प्रेगनेंसी में तो कार्पस लुटियम कैसे काम करेगा? अरे भाई प्रेगनेंसी में जो है ना, इनिशियली कार्पस लुटियम काम करेगा, फिर उसके बाद जो है जो प्लासेंटा है वो भी जो है वो काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। तो मतलब ये है कि कार्पस लुटियम जो है वो तो प्रेजेंट है ही, लेकिन उसके अलावा बाकी और व्यवस्थाएं भी यहाँ पे काम और हार्मोन भी काम करते हैं। देखते हैं आगे। अभी इतना समझ लीजिए आपकी जो लुटियल फेज है उसके अंत में दो ही पॉसिबिलिटी, या तो प्रेगनेंसी होगी या कार्पस लुटियम डिजेनरेट कर जाएगा, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन होगा फिट के। द मेन हार्मोन एसोसिएटेड विद दिस स्टेज इज प्रोजेस्टेरॉन। यानी लुटियल फेज का मेन हार्मोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है, व्हिच इज सिग्निफिकेंटली हायर ड्यूरिंग द लुटियल फेज, जो बाकी अवस्थाओं की तुलना में लुटियल फेज में अधिक अमाउंट होता है। जाहिर सी बात है कि प्रोजेस्टेरॉन को बनाने वाला क्या होता है? कार्पस लुटियम होता है, और लुटियल फेज में डोमिनेट कौन करता है? कार्पस लुटियम डोमिनेट करती है। डोमिनेट करने का मतलब यह है कि जो मुख्य ऑर्गन है जो केमिकल को रिलीज कर रहा है वो है कार्पस लुटियम। ठीक है, देखिए ना,
तो ये हमने हार्मोन्स के लेवल को देखा, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को हमने यहाँ पे देखा, याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर। अब आते थे, ये तो ओवरी के अंदर क्या हुआ उसकी बात करें। नाउ कम टू द पॉइंट कि यूटेरस के अंदर क्या हुआ। मैंने कहा ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखने का नजरिया ये है कि ये एक इवेंट है, 28 डेज का एक इवेंट है और दो ऑर्गन काम कर रहे हैं, ओवरी और यूटेरस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आप में से किसी ने पूछा, सर ट्यूबेक्टॉमी कर देंगे, सुनिए बात को, ट्यूबेक्टॉमी कर देंगे तो क्या मेंसेस रुक जाएंगे। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया एंड रियली आई अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जहां पे सोचा आपने कहा कि यदि ट्यूबेक्टॉमी कर दिया हमने तो क्या मेंसेस रुक जाएंगे। नहीं बेटा, ट्यूबेक्टॉमी का मेंसेस से कोई संबंध नहीं है। ट्यूबेक्टॉमी का मतलब है आपने फेलोपियन ट्यूब को काट के अलग अलग कर दिया है, तो अब क्या होगा, ओवम जो है वो स्पर्म से मिल नहीं पाएगा, तो उस पर फिर आप में से किसी ने क्वेश्चन किया कि सर एक लेडी है, उसके यूटेरस को ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है, हिस्टेरेक्टॉमी कर दिया, यूटेरस को ऑपरेशन करके बाहर निकालने को हम हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें क्या मेंसेस रुक जाएंगे। तो बिल्कुल बेटा, यूट्रस नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड आता है बाहर, जो लेयर झड़ती है वो क्या होती है, वो एंडोमेट्रियम होती है। यदि यूट्रस बॉडी में नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकती है। फिर किसी ने क्वेश्चन किया, सर एक लेडी को ओवेरियन कैंसर, इसका ओवरी निकाल देंगे तो, और यूट्रस वैसा का वैसा है, तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। तो देखिए, यदि दोनों ओवरी निकाल दी गई हैं, ठीक है, तो हार्मोनल लेवल गड़बड़ होगा तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ेगा उस लेडी को, ठीक है। अदरवाइज बात इतनी सी है कि यूट्रस प्रेजेंट है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऑपरेट होगा, ठीक है। इफ द बट कंडीशन इज दैट कि मेडिसिन जो है वो लेडी के हार्मोन लेवल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आपको कोई भी ऑर्गन को सोचना तो ऐसा नहीं कि हमने ट्यूबेक्टॉमी किया तो इससे क्या हो गया, नहीं, सब ओवरी अपना नॉर्मल काम कर रही होगी, यूट्रस अपना नॉर्मल काम कर रहा होगा, लेकिन केवल फेलोपियन ट्यूब का आपने काट के अलग कर दिया, इसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, परमानेंट मेथड फॉर दी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, गर्भ निरोधन की स्थायी विधि होती है, ठीक है ना। अब मान लो किसी का जो है वो हिस्टेरेक्टॉमी भी हो गया, उसके ओवरी भी निकाल दिए, तो सिंपल सी बात है, फीमेल मेल ऑर्गन तो निकल गए, तो उसमें फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना बेटा, है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं पूछ लिया करो, बता दूंगा आपको मिनट के। चलिए, अब जो यूट्राइन साइकिल की बात करें तो यूट्राइन साइकिल की शुरुआत किससे होती है, वो होती है मेंसेस से, के फर्स्ट फेज ऑफ द साइकिल इज द मेंसेस, के, और मेंसेस इज द बिगिनिंग ऑफ द यूट्राइन साइकिल की। यूट्राइन साइकिल की शुरुआत होती है ब्लीडिंग से, मेंसेस से, ठीक है, वेयर द अननीडेड यूट्राइन टिश्यू शेड, के, जहां पर जिन यूट्राइन टिश्यू की आवश्यकता नहीं होती है उनको वहां से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक। इसके बाद क्या होता है, दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय द प्रोलिफरेटिव फेज। इसके बाद क्या होगा कि नई एंडोमेट्रियम बनेगी, इसके बाद नई एंडोमेट्रियम बनेगी, और इस समय टिश्यू का क्या होगा, रीजनरेशन होगा टिश्यू का, ठीक। देन लास्ट नॉट द लीस्ट इज द सिक्रेटरी फेज, के, फिर आखिर में क्या आएगा, आखिर में सिक्रेटरी फेज आएगा, और इस समय क्या होगा, यहां पर जो है वो आर्टरीज ग्लैंड जो है वो ग्लैंड सप्लाइंग द टिश्यू रीजनरेट के, यहां पे की जो है वो कई सारी आर्टरीज ग्लैंड जो ब्लड को प्रॉपर सप्लाई कर सकती है वो सिक्रेटरी फेज में लगातार ग्रो करेंगी उठ के। सिक्रेटरी फेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये अपने आप ये जो है वो ये जो है वास्तव में जो है इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को तैयार करता है, इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को ये तैयार करता है, ठीक है ना। Altogether, the uterine cycle takes an average 28 days, but this can vary from 21 to 35 days on the. मैंने कहा ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेरिएशन देखने आपको मिल सकता है 21 डेज से 35 डेज तक करके, पर एवरेज वो कहते हैं कि 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, क्लियर। देखिए, ये हम परिवर्तन देख रहे हैं यूटेरस करके, दीज आर द चेंजेस सीन इनसाइड द यूटेरस, ये वो परिवर्तन है जो आपको यूटेरस के अंदर देखने मिलते हैं, क्लियर बेटा, है ना। मेंसेस, प्रोलिफरेटिव फेज एंड दी सिक्रेटरी फेज। ओव्यूलेशन क्यों नहीं बोलेंगे, अरे ओव्यूलेशन तो ओवरी में होगा, यहां थोड़ी यूट्रस में थोड़ी ओव्यूलेशन होगा, ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन में कितना ब्लड निकलता है, ठीक है, ठीक। एवरेज वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, एवरेज वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज 35 ml, के, एंड इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, 35 ml के आसपास का ब्लड जो है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलता है, दैट्स व्हाई महिलाओं का इसलिए हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होता है, इसलिए उनका आयरन कंटेंट भी कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आयरन सप्लीमेंट की, हरी सब्जियों की और आयरन सप्लीमेंट की सबसे अधिक आवश्यकता महिलाओं को होती है। और एक आपको सच्चाई बताऊं मैं आपको, पता नहीं आप कितना सच को समझते हैं या जानते हैं,
मैं देखा हूं भारत के घरों के अंदर, के इंडियन फैमिलीज के अंदर मैं देखा हूं कि जो घर में जो सबसे जो घर में सबके लिए खाना पकाने वाली जो लेडी है, ठीक है, सबके लिए खाना पकाती है, मम्मी है या कोई घर में लेडी, ठीक, खाना पकाया उसने, सबको अच्छा खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बच्चों ने खूब सारा खा लिया, हस्बैंड ने भी खा लिया, सास ससुर ने भी खा लिया, ठीक है ना, सबने खाना खा लिया। लास्ट में जो बचा होगा ना वो खाना वो लेडी खाती है, ठीक है ना। देयर आर सम टाइम्स व्हाट आई सी इन माय सो मेनी विलेजेस एंड सो मेनी प्लेसेस कि समटाइम दे डोंट हैव इवन वेजिटेबल, सब्जी खत्म हो चुकी होती, घर वाले सब खा चुके हैं, बगैर शिकायत के 2 रोटी 3 रोटी अपना लेके वो है ना चटनी से, मिर्ची से, प्याज से, के नमक से, किसी भी चीज से वो खा लेती है बगैर शिकायत के। कौन दोबारा बना के देगा उनको? दिस इज द रियल सिचुएशन ऑफ लेडीज इन द इंडियन फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज, ठीक ना। गांव के अंदर जाके देखिए आप कि दी लेडी जिसको ये केवल ध्यान कब रखते हैं उसका, जब प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चा हो गया है, शुरू में ध्यान रखते हैं, उसके बाद बाकी जिंदगी तो ऐसी है कि काम ही कर रहा है, ठीक है। मैं हमेशा सारे के सारी जो है वो गर्ल्स को मैं बोलता हूं कि बेटा अपने आप को एम्पावर करो, खूब मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, मौका जो मिला है ना अच्छे से पढ़िए, अपने आप को एम्पावर कीजिए। और ये मैट्रिक्स है ना जो शादी करके महिलाओं को फंसाने वाला एक मैट्रिक्स है कि शादी कर दिया, घर की जिम्मेदारी में डाल दिया, फिर वो घर का पूरा काम कर रहे हैं, चक्री जैसा काम कर रही है लगातार लगातार, और नॉट वर्थ। फाइनली वन डे समवन का काम एंड वो बोलता है कि अच्छा आपकी वाइफ क्या करती है? हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है। क्या पूछ बोला? हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है। सुबह 5-6 बजे उठ के बच्चों का टिफिन तैयार करना, सबको खाना बनाना, उसके बाद अपने हस्बैंड को टिफिन बना के देना, ठीक है, उसके बाद अपने घर का पूरा काम करना, पूरे घर को मैनेज करना, सबके कपड़े मैनेज करना, सब कुछ करना, ठीक है, रिश्तेदारों का ध्यान रखना, कोई आ गया मिलने वाला चाय पिलाना उसको, ठीक है, फिर शाम का खाना बनाना, ठीक है, बर्तन साफ करना, 24 घंटा ड्यूटी, एक दिन संडे का ऑफ भी नहीं है। और ऊपर से बच्चे भी पैदा करना, उनका भी ध्यान रखना। और कोई पूछता है क्या काम करती हैं? कुछ नहीं, हाउस। ऐसे लोगों पे मुझे शर्म आती है, ठीक है, कि दे इवन आप, मैं कह रहा हूं 4 दिन घर का काम करके देख लो, सच्चाई आंखें खुल जाएंगी। 4 दिन काम करके देख ले आदमी, ठीक है। तो ये मैं जो बात कह रहा हूं ना, ये मैं बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बोल रहा हूं कि अपने जो जैसा व्यवहार आप अपने से चाहते हैं ना वैसा ही दूसरे के साथ कीजिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, ठीक है। ये बात, ये जो वहां पे आयरन की कमी की बात मैं बोल रहा हूं कि घर में जो जैसे फूड खाना पकता है ना, बनता है, तो इस बात को इंश्योर कीजिए, योर मॉम शुड हैव प्रॉपर मील। मान लो कभी किसी कारण से मान लो घर में खत्म हो गया, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो इन द किचन, जो बना सकते हो बना के दो, ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोलो कि सर बहुत सारी बातें आप ऐसी बोलते हैं जो ना प्रैक्टिकली नहीं लगती है हमको, ये सोचना कि बेटा अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखना, एक दिन बस, ठीक, एक दिन, सिर्फ एक दिन, चलो कुछ घंटे रख के देखना, यू विल रियलाइज हाउ इज द सैक्रिफाइस, किसे बोलते हैं समर्पण, किसे बोलते हैं सैक्रिफाइस, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूं। मैं इतना ही बोलूंगा कि एवरी मंथ देयर इज अ बिग ब्लड लॉस, 35 ml के आसपास का ब्लड लॉस होता है, ठीक है ना। यूजुअल अमाउंट जो है 10 ml से लेकर 35 ml का हो सकता है, ठीक है। ईच सोक्ड नॉर्मल साइज टैम्पॉन और पैड होल्ड्स अ टीस्पून ऑफ ब्लड के, हर एक जो मेंस्ट्रुएशन के समय एक जो पैड इस्तेमाल किया जाता है इसको सैनिटरी पैड कहते हैं, ठीक है। और एक बहुत अच्छी मैंने आप जो है मैं कहता हूं आपसे कि एक मूवी सबको देखना चाहिए, दैट इज दी पैडमैन, ठीक है, देखिए आपने। और ये एक सच्चाई, एक साउथ में एक व्यक्ति है, नाम भूल रहा हूं उनका, उनके ऊपर बेस्ड है। जब आपके पास फ्री समय हो ना तो जरूर देखिएगा पैडमैन, ठीक है। आई अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट, I appreciate the approach of that person, okay? And I salute to Akshay Kumar for making this such a great movie to educate the people, okay? वो एक सीन मुझे अच्छे से ध्यान है कि वो उसकी एक कोई उसका गांव में कोई व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ बीमार होती है अस्पताल में, तो बोलता है, वो कहता है कि ये इसको फिर से महिलाओं वाली बीमारी हो गई है, पैसे खराब होते हैं इलाज करने में। तो पूछता है उसे, तू सिगरेट पीता है? हाँ। कितने की पीता है? इतने की आती है। कितने पैकेट पियाता है? कितनी पीता है एक दिन में? इतनी पीता हूँ। उससे बोलता है, शर्म कर, इससे तेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, तू मर जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा। अपनी वाइफ के लिए को लिए एक पैड खरीद ले कम से कम, ठीक है, पैड का पैकेट जो होता है। तो वो सस्ते सैनिटरी नैपकिन, और सरकार ने योजना की यहाँ पर के, इनफैक्ट हमारे यहाँ पर जो है वो
ऐसा मुझे नहीं मालूम कि अभी स्कूल्स में है या नहीं, पर वेस्टर्न कंट्री में मैंने देखा है, मैंने जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में मैं कई बार फॉरेन गया हूं, देखा है मैंने कि वहां पे जो टॉयलेट्स होते हैं, जो उन टॉयलेट्स के बाहर ही जो है वो पेट डिस्पेंसिंग मशीन लगी होती है कि पेट डिस्पेंस वहां से प्रेस करती पेट को बाहर, ने कहीं जरूरत पड़ जाए तो सब जो पब्लिक टॉयलेट है वहां पे पेट डिस्पेंसिंग मशीन मिलती है, लगी होती है, अक्सर लगी होती है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में। तो चलिए, तो अभी मैंने आपसे इतना कहा कि 35 ml के आसपास का जो है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का लॉस होता है, 10 से जो है वो 35 ml तक हो सकता है, और एक बार के जो एक पेट जो है वो मैक्सिमम 5 ml के आसपास ब्लड को वो रख पाता है वट के। और यूजिंग क्लॉथ एट दिस टाइम इज रियली अनहाइजीनिक। क्या कपड़े का यूज करना इस समय जो अनहाइजीनिक होता है, कपड़ा प्रॉपर्ली वॉश नहीं हो सकता है, कपड़े में जर्म्स आते हैं, उसको बार बार रीयूज करना, दैट इज द रॉन्ग थिंग, ओके, इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, ठीक है ना। डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड जो है दैट इज द गुड वे टू डील दिस, ठीक है। दैट मीन्स इट इज नॉर्मल टू सोक अराउंड 7 नॉर्मल साइज पैड और टैम्पन्स के। इसका मतलब ये कि एक, देखिए अब ये डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बात है कि यदि एक बार के मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैक्सिमम आप जो है एक लेडी को 7 के आसपास पेड इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन इफ द पेड नंबर ऑफ पेड इज इंक्रीजिंग, के मान लीजिए 12 या 15 पेड इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, तो लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उस वैसी कंडीशन में, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने पे क्या समस्या है कि उससे वीकनेस आ सकती है, ठीक है। फिर इसको सही नाम इसका मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होना चाहिए बजाय एज कंपेयर टू मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसको कई सारे लोग इसको मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं, पर एक्चुअली ये प्योर ब्लड नहीं होता, इसके अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इनसाइड इट, के यानी इसे हम टेक्निकली हम लोग डॉक्टर्स लोग इसके लिए मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं बोलते, क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, इसमें कुछ अमाउंट ब्लड का होता है, सर्वाइकल म्यूकोस, सर्विक्स का म्यूकोस होता है, वेजाइनल सीक्रेशन इसके अंदर होते हैं, और एंडोमेट्रियम के टिश्यू इसके अंदर होते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, स्लाइटली डार्कर कलर देन द वीनस ब्लड, की जो ब्लड होता है ब्लड से ये डार्क कलर का होता है, बिकॉज इट कंटेन्स द एंडोमेट्रियल टिश्यूज, इट कंटेन्स द वेजाइनल सीक्रेशन, सर्वाइकल म्यूकस, के ये सब इसके अंदर पाया जाता है, क्लियर, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज द ब्लड, के लगभग आधा है, 35 ml में से आधा लगभग जो है उसका ब्लड होता है, के दिस ब्लड कंटेन्स सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयरन, क्लोराइड, ठीक है, ये डिपेंड करता है, और ये इसके अंदर ये सारे केमिकल भी हमको देखने मिलते हैं, क्लियर है ना। और ये जो मैं आपको ये जो कुछ चीजें इसके मैं बताता हूं बेटा, इस चैप्टर में कई चीजें मैंने आपको बतलाई ना, तो मैंने आपको जानबूझ के बतलाई इनके, मैंने आई जस्ट ट्राई, देखो दो चीजें होती है, एक होता है कोर्स को पूरा करना, कंटेंट को पढ़ लेना, एक होता है एजुकेट करना। आप कभी देखना गूगल करना, एजुकेट वर्ड के बहुत गहरे मतलब, एजुकेट का मतलब होता है कि अंतःप्रेरणा को जगाना, के समझना, चीजों को महसूस करना, अपने सराउंडिंग को, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो सच्ची एजुकेशन वो है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना उससे हम सीख लें, हम उससे हम कुछ ना कुछ सीखें, वो केवल किताब लिख देना, बोर्ड पे लिख देना, बांच देना, उससे काम नहीं बनता, के बाद काम बनता है कि जो पढ़ रहे हैं वो मटेरियल आपके दिमाग में तो जाए, बट इट शुड ऑल्सो टच योर सोल, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीखे हम। मैं कह रहा हूं आपसे, आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर, जैसे ही बायोमेंटर में आप स्पेशली इन बायोलॉजी में जो चैप्टर आप कवर करते जाएंगे, एवरी टाइम यू लैंड अप विद ए न्यू लर्निंग, आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है, ठीक है, हमने सीखा है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा है, हमने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू सीखा, हमने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू सीखा, हमने, ठीक है, और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखा हमने, ठीक है। चलिए, एक आप देखिए इंटरेस्टिंग बात है, एक एंजाइम होता है प्लाज्मिन, ये एंडोमेट्रियम में होता है, के और ये क्या करता है, ये इट इनहिबिट द ब्लड फ्रॉम। अब किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, के आप में से किसी ने पूछा था कि सर ये क्या कारण है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता आसानी से, के एंड इट इज नॉट क्लॉट इजीली, के क्योंकि बेटा इसलिए क्लॉट नहीं करता है कि एंडोमेट्रियम को लगातार झड़ना है, और यदि एंडोमेट्रियम का ब्लड क्लॉट करता है तो एंडोमेट्रियम आगे झड़ ही नहीं पाएगी। भाई एंडोमेट्रियम की पूरी लेयर को निकालना है ना, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार उसका ब्लड तोड़ रहे ब्लड वेसल्स को, लेयर को हटा रहे हैं, के तो लगातार ब्लीडिंग होती है, तो वो वहां पर ब्लड कहीं क्लॉट ना कर जाए, इसलिए एक केमिकल वहां रिलीज होता है, और वही केमिकल आता है मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर, इसलिए वो भी नहीं जमता है, के और केमिकल का नाम क्या है, प्लाज्मिन, कंटेन इन द एंडोमेट्रियम, इट टेंड टू इनहिबिट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, यही ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है, ठीक है। The amount of iron lost in menstrual fluid is relatively small for most women, के और यदि हैवी menstrual bleeding होती है पर मंथ, तो उससे क्या होता है, उससे एनीमिया हो सकता है, के इसलिए जो है आप देखेंगे
सरकारी स्कूलों के अंदर के आंगनबाड़ी में आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं के, और प्रेग्नेंट मदर को तो निश्चित रूप से देना ही पड़ता है, क्योंकि हम जो डाइट खाते हैं, हम जो भोजन लेते हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। देखो हम क्या खाते हैं, हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं कि हमारी डाइट में बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन कंटेंट कम होता है, विटामिन कम होते हैं। तो एक अच्छी डाइट में बड़ी मात्रा में जो है वो वेजिटेबल्स होना चाहिए, उसमें सैलेड्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए उसके अंदर के, और कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन होना चाहिए। जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है उसको प्रोटीन के लिए क्या खाना चाहिए, उसको प्रोटीन के लिए जो है सोयाबीन खाना चाहिए, उसे जो है वो दालें खाना चाहिए, उसे ब्रोकली खाना चाहिए के, जो इस तरह की सब्जियां यहाँ पे हाई प्रोटीन मिल सकता है उन्हें हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हर व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन नहीं होता, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी प्रोटीन के देयर आर सोर्सेज, जैसे टोफू हुआ, पनीर हुआ, ये अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। टोफू सोयाबीन से बनता है। ठीक है, चलिए अब 28 ऑफ मई 28 मई जो है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कहलाता है। इसे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कहते हैं। कि बायोमेंटर्स में 28 मई को एक वीडियो भी रिलीज किया था हमने, कुछ बच्चों ने जो है इनिशिएटिव बनाया उन्होंने के नाम भूला, छाया नाम का कोई इनिशिएटिव है, और उसमें उन्होंने जो है वो लोगों को एजुकेट करते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में के। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की हाउ टू डील के, क्योंकि देखिए ऐसा है कि दुनिया की 50% पॉपुलेशन तो फीमेल है। ठीक है, लगभग 50% मान लिया हमने के, मतलब एंड इट इज नॉट ए प्रॉब्लम कि मेंस्ट्रुएशन इज नॉट ए प्रॉब्लम कि उसको समस्या की दृष्टि से या कुछ है वो टैबू की दृष्टि से देखें इसको, इट इज नॉट ए टैबू, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स ए नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी, इट इज ए नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी। इफ समवन फील, कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि इसके बारे में कोई बात हो गया, कुछ ने कुछ कह दिया, तो उसको लगता है कि ये तो बड़ा अनइथिकल है, तो बॉस तुम्हारा सोच बहुत अनइथिकल है, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो। ठीक है, क्यों? एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी इट इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ के, आप यदि उसको हटा देंगे तो फिर फर्क ही नहीं बचा ना कुछ। ठीक है, तो जाहिर सी बात ये है कि ये सारे ऐसे इश्यू होते हैं जिन इश्यूज पर जो है वो लोगों को एजुकेट होना जरूरी है लोगों का। ठीक है, देखिए सिंपल स्टेप जो होते हैं हैबिट, देखिए सिंपल स्टेप टू हैव हेल्दी पीरियड के, यानी हेल्दी पीरियड जो है उसके सिंपल स्टेप है कि चेंज नैपकिन 2 to 3 टाइम इन के, जब डे 1 होता है, डे 2 जब ज्यादा ब्लीडिंग होता है डे 1 पर, डे 2 पर ज्यादा ब्लीडिंग होता है तब जो है 2 से 3 बार पैड को चेंज करना चाहिए। ठीक, फिर ड्राई अंडरगारमेंट अंडर द सन के, जो भी अंडरगारमेंट होते हैं उनको सजाए। आपको एक और चीज बता दूं कि द फीमेल्स आर फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम ऑफ द फंगल इन्फेक्शन समटाइम्स। क्या ये मैं आपको अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से बताता हूं, क्योंकि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पीपल्स आर, लोगों को लगता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो अंडरगारमेंट्स है दी उनको जो है धूप में हमने जो है छत पर या कहीं पर हमने रस्सी में टांग दिया, तो लोग देखेंगे, लोग देख के कमेंट करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी बहुत सारी बातें लोग बात जो है सोचते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये सच भी हो कि कई जगह छोटी जगह पर लोगों का क्या होता है कि विचारधारा जो होती है ना उसको बदलने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है, तो व्हाट आई सी, जो मैं देखा कि आई सॉ कि द पीपल जो कपड़े जो अंडरगारमेंट्स को सुखाने के लिए उसको डालते हैं, उसके ऊपर एक कपड़ा और डालते हैं ताकि वो सूख जाए। डायरेक्ट सनलाइट। अब देखिए क्या लिखा सब के, ड्राई अंडरगारमेंट अंडर द सन, ताकि इन्फेक्शन ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो उसके लिए जो है वो कपड़ों को अंडर द सन, ठीक है, कीप क्लीन एंड ड्राई। और इंटरेस्टिंग बात है, देयर आर सम पीपल के वो कहते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, जबकि मेडिकल साइंस कहता है कि कीप योरसेल्फ क्लीन एंड ड्राई। क्या, ठीक, एंड इट एंड देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, एंड इट इज कंप्लीटली फाइन टू टॉक अबाउट इट, के इसके बारे में बात करना कोई आपको जज नहीं करेगा। ठीक है, नोबडी गोइंग टू जज यू, क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, क्लियर? ठीक, चलिए अब ये जो मैं बतलाया हूं ये अपने मन से मैं आपको एनसीईआरटी से बतलाया हूं कि एनसीईआरटी क्या लिखता है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। के यानी जब जो है मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है हाइजीन को बनाए रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, प्रॉपरली जो पैड है उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना, ठीक है ना, प्रॉपर सही पैड का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ठीक, टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ। देखिए साफ साफ लिखा उन्होंने, क्यों लिखा है एनसीईआरटी, उन्हें मालूम है कि कई जगह पर इस बात का प्रतिबंध है कि नहाना नहीं है, अभी 3 दिन ऐसे ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। तो ठीक, यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड, के क्लीन होममेड घर में बने हुए साफ होममेड पैड का इस्तेमाल करें, क्लीन जो है सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें। के चेंज
सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैड को और जो है नैपकिन को चेंज करते हैं नेट के। डिस्पोज द यूज सैनिटरी नैपकिन प्रॉपर्ली, रैपिंग इट विद यूज पेपर के, एक पुराने पेपर में लपेट कर उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें जो सैनिटरी पैड है या जो यूज पैड है उसको। डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन इन द ड्रेन पाइप और टॉयलेट और द ओपन एयर, क्योंकि इसमें जर्म्स पनप सकते हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी गुड मीडियम टू बैक्टीरियल ग्रोथ। ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक अच्छा मीडियम होता है, इसलिए इसको खुले में इसको डिस्पोज ना करें के। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड विद सोप के, नैपकिन को जो पैड को हटाने के बाद में अपने हैंड को प्रॉपर्ली सोप से वॉश करें के। ये चीजें हैं ये। और ये देखो ये एनसीईआरटी में लिखा, बाकायदा एक बॉक्स बना के एनसीईआरटी में लिखा हुआ उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर, याद रखना, ठीक है, क्लियर। अब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, इनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी हमको दिमाग में रखना चाहिए बेटा। अब मैं आपको यही, ऐसा मत सोचना कि मैं यही डॉक्टर बना दूंगा आपको, नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत वक्त है बेटा, डॉक्टर में बहुत पढ़ना पड़ता है। अभी मैं केवल आपको जो है वो जो एग्जाम का आपका जो लेवल है मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोग पूछते हैं बायोमेंटर का क्या, मैं कहता हूं बायोमेंटर्स का जो क्लासेस है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी के, हमारा लेवल बिल्कुल यहां है। मतलब ये एम्स का लेवल है कि एम्स का जो है आपका जो एम्स है, जिपमर है के टॉप के मेडिकल कॉलेज के लिए जो आपको 100% स्कोर करना है ना, तो उसके लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा। हमारा लेवल वही है जो इंडिया के टॉप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है ऑफर करते हैं, वही हमारा लेवल है। चाहे वो एबीसी क्लास हो, चाहे वो XYZ क्लास हो, ठीक है। हम कहीं का अंतर नहीं पढ़ना चाहते, हम बिल्कुल आपको वही डिलीवर करना चाहते हैं जो वो डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं ऐसे क्लासेस का जो बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं हम ईमानदार हैं और हम पूरी सर्वश्रेष्ठता की ओर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वी मे नॉट बी द नंबर 1, बट वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बिकम नंबर 1, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग के, एंड वी कीप इंप्रूविंग एवरी डे। हर दिन अपने आप को इंप्रूव करते हैं, हर दिन अपना बेस्ट वर्जन हम खोजते हैं और हर दिन बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं कि आपको एक भी दिन ऐसा ना लगे कि आपके पास कोई टीचर नहीं है, ठीक है। आप एक भी दिन जो है परिवार से अलग महसूस ना करें, आप एक भी दिन आपके मन में जो है निराशा की भावना ना आए, एक भी दिन आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई गाइड नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके लिए मेहनत करते थे। चलो तो अभी कुछ चीजें नोट करते, जैसे कि यदि मान लीजिए पीरियड इनफ्रीक्वेंट होते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, के तो इनफ्रीक्वेंट पीरियड होते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओलिगोमेनोरिया के। तो ओलिगोमेनोरिया इज द टर्म जिसका इस्तेमाल करते हैं हम इनफ्रीक्वेंट पीरियड के लिए, कभी होता है कभी नहीं होता उसके लिए, ठीक। शॉर्ट, एकदम शॉर्ट और लाइट पीरियड होता है, मतलब एक ही दिन पीरियड हुआ, 2 ही दिन पीरियड हुआ, केवल क्या मेंस्ट्रुएशन 1 या 2 दिन हुआ के, तो हम इसे बोलते हैं हाइपोमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया मतलब इनफ्रीक्वेंट पीरियड, और शॉर्ट और एक्सट्रीमली लाइट पीरियड को क्या बोलते हैं, हाइपोमेनोरिया कहते हैं। टू फ्रीक्वेंट पीरियड है ना, पीरियड जो है वो हर 21 डेज में होता है, बहुत बार होता है, के मतलब शॉर्ट 28 या 21 डेज में हो रहा है। टू फ्रीक्वेंट पीरियड, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम जो है वो पॉलीमेनोरिया वर्ड यूज करते हैं, ठीक। पॉलीमेनोरिया वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है ना, क्लियर। एंड एक्सट्रीमली हैवी और लॉन्ग पीरियड के, यदि जो है तकरीबन 7 दिन तक लगातार मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, एक्सट्रीमली हैवी और लॉन्ग पीरियड होते हैं के, तो उसे बोलते हैं हम हाइपरमेनोरिया बोलते हैं। हाइपरमेनोरिया मतलब जो है मोर देन 7 डेज तक पीरियड चलता रहा है के। यदि पीरियड के दौरान दर्द होता है के, एक्सट्रीमली यानी पीरियड के दौरान काफी दर्द होता है, और ये होता है डिसमेनोरिया के। आपको बता दूं मैं, मेरा जो मेडिकल प्रैक्टिस का अनुभव कहता है कि 30 से लेके 40% गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम दी डिसमेनोरिया, ठीक है, जो मैं कहता हूं है। मुझे नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली आपका है, लेकिन मैं जितने पेशेंट अब तक मैंने देखे हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूं, कि मैंने महसूस किया है कि तकरीबन 30 से लेके 40% गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द डिसमेनोरिया। दे हैव एक्सट्रीम पेन ड्यूरिंग दी मेंस, क्रैम्पिंग पेन जो है वो मेंसेस के पहले उनको होता है या फर्स्ट डे होता है, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि डोंट हेजिटेट टू आस्क डॉक्टर कि इस पेन के लिए हम क्या करें, तो वो आपको पेन किलर दे देंगे। आपको आप सेफर पेन किलर आप हैं उनको महीने में एक बार आप ले सकते हैं, बजाय उस दर्द से अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो सफर करने की बजाय, ठीक है। देन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड के, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दो मेंस्ट्रुएशन के बीच में अचानक से कभी किसी दिन थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाता है, के स्पॉटिंग आता है, जो अंडरगारमेंट है वहां पे कुछ स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं। इस कंडीशन को हम मेट्रोजिया बोलते हैं, इसको मेट्रोरेजिया बोलते हैं इसको। तो मेट्रोरेजिया का मतलब होता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है पीरियड के बीच में के। और यदि पीरियड नहीं होते हैं तो उसको हम एमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम एमेनोरिया कहते हैं। पीरियड का ना होना एमेनोरिया कहलाता है, उसे हम एमेनोरिया कहते हैं। क्लियर बेटा, ठीक है ना।
ये तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देखी हमने, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं, आप देखो मैं बार बार मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता कि बार बार आपको बोलता हूं बेटा प्लीज जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो इसको, ये काम आएगा आपके, ठीक है। ये मत सोचो कंफर्ट जोन में कि यार इतनी एनसीईआरटी में ढूंढ, अब किसी ने कहा आई एम फाइंडिंग सर्चिंग लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, कहां गए एनसीईआरटी? तो भैया ऐसा है, एनसीईआरटी सिलेबस है। सच में देखा जाए तो एनसीईआरटी जस्ट सिलेबस, आपको एनसीईआरटी को अच्छे से समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो भी ऐसा बोलता है ना कि ये मत पढ़ो, इतना मत पढ़ो, कम पढ़ो, वो नंबर एक तो खुद सफल नहीं है, नंबर दो आपको मिसगाइड कर रहा है। यदि सफल भी है तो आपको मिसगाइड कर रहा है, ठीक है। मजाक नहीं है, मेडिकल जो है उसको निकालना है तो आपको अपना लेवल हायर साइड रखना पड़ेगा, कि आपको एग्जामिनर के लेवल के दिमाग के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में यहां पर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला हिस्सा पूरा होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। पक्का यार, ऐसा मत करना, एक आप क्वेश्चन गलत करोगे तो मतलब मेरे लिए शर्म की बात है ना, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.